इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी को हैसियत दिलाने में दो दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो हम लोगों की बहुत बड़ी चूक थी। देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना जरूरी होता है। इसी अभियान के तहत बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि जो दल उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं कर पाएंगे, वे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल होगा। इसी अभियान के तहत बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के सघन दौरे पर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने इस यात्रा के दौरान उनको किस तरह के मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, जनता का रिएक्शन क्या है और जनता उनसे किस तरह की अपेक्षा करती है, खासतौर से उनकी पार्टी से और उनके दल के नेताओं से। राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो यात्रा चल रही है, जिस यात्रा का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान आपको किस तरह के फीडबैक मिल रहा है आम जनता की तरफ से और जनता की अपेक्षाएं क्या हैं? वैसे हमारी यात्रा 13 अक्टूबर को मथुरा से प्रारंभ हुई थी और श्री कलराज जी मिश्र ने अपनी यात्रा वाराणसी से प्रारंभ की थी। 10-10 दिनों की यह यात्रा थी। यात्रा में जो जन सामान्य का रिस्पांस हम लोगों को प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं कि उसे यदि कहा जाए कि ट्रेमेंडस रिस्पांस प्राप्त हुआ है तो ये कहना जो है अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो बातचीत आप कर रहे हैं अपने कैडर से, आम जनता से, तो उस बातचीत में किस तरह के मुद्दे उभर कर आ रहे हैं सामने? उत्तर प्रदेश में जो इस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, उससे लोग त्रस्त हैं और इससे पहले लगभग 5 वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सरकार के भी कामकाज को लोगों ने देखा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी जैसे लगता था कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भयग्रस्त हो। भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें रहती थीं। उस समय लोगों ने सोचा कि समाजवादी पार्टी की सरकार से हमको छुटकारा मिलना चाहिए, भले ही बसपा की सरकार क्यों ना आ जाए। तो 2007 में लोगों ने बसपा की सरकार बना दी। बसपा की सरकार बनाने के बाद स्थिति पहले से भी ज़्यादा बदतर हुई है। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक यह एक जन चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो RBI की रिपोर्ट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की उपलब्धियों की तुलना गुजरात और उन विकसित राज्यों से की जा रही है जहां के शासनकाल को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, आपकी पार्टी के द्वारा भी और देश की सरकार के द्वारा भी। देखिए, मैंने उन सारे आंकड़ों को तो नहीं देखा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एक आंकड़े को हमने ज़रूर देखा है कि 3 साल के लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। मैं समझता हूँ किसी राज्य की स्थिति को समझने के लिए एक ही आंकड़ा अपने में यह पर्याप्त होता है। एक दूसरी बात जो कहने को अक्सर सुनाई देती है और जो सत्तारूढ़ दल है वो दावा भी करता है कि उनके शासनकाल में अपराधी नियंत्रित हैं। और जो 2007 के चुनाव के पहले इस पार्टी ने दावा किया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर मारो हाथी पर। आपको लगता है कि सत्ता में आने के बाद वो जो दावा था, वो जो नारा था, उस पर मौजूदा सत्तारूढ़ दल चलता रहा और उसको अमली जामा पहनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा? अब देखिए, लोकसभा का भी चुनाव जो हुआ है अभी 2-2.5 साल पहले, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने कैसे कैसे धुरंधर, मतलब जिनकी दहशत रहती है अपने अपने क्षेत्रों में, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले भी दर्ज हैं, जिनके विरुद्ध जो जेल के अवाकार हैं, उनको प्रत्याशी बनाने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की क्या स्थिति है, ये मैं समझता हूँ कि यदि कोई यह दावा करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है, तो मैं समझता हूँ वह क्रूर मजाक कर रहा है। कई ऐसी घटनाएं हैं। अच्छा, लेकिन मायावती का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में न तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार पर आरोप लगाने के नैतिक अधिकार रखती है और न कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं और उसमें से कुछ तो जेल के अंदर हैं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, ये बात सच है कि कई लोग इस समय उनकी जेल की हवा खा रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर वैसे भी गंभीर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने आरोप लगा दिए हों, बल्कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ भी बातें उठाई हैं
उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संसद में अपनी आवाज़ उठाई है कि इन सब सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कहेगा तो कर्नाटक के बारे में कहेगा। ज्यों ही समाचार पत्रों में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के संबंध में आरोप आने लगे थे, उसका संज्ञान हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी लिया था। हमारी कर्नाटक की जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है उसने भी संज्ञान लिया था, और लेने के बाद सीधे येदियुरप्पा जी को कहा गया था कि जो भी चार्जेज आपके ऊपर लग रहे हैं ये सारे मामले लोकायुक्त को रिफर कर दिए जाने चाहिए। और बीजेपी ने जिस समय यह बात कही थी उस समय यह भी कहा था किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा अथवा लोकायुक्त की रिपोर्ट में यदि कोई इस प्रकार के यदि आरोप सामने आएंगे तो उसी समय येदियुरप्पा स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। और आपने देखा कि जो ही वह रिपोर्ट आई 24 घंटे के अंदर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर मिस्टर येदियुरप्पा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यह है बीजेपी का चरित्र। लेकिन आपके पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी पर यह भी आरोप लगता है, खासतौर से जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, मायावती और मुलायम, दोनों अलग अलग टाइम पर आरोप लगाते रहे हैं कि जब आप लोग सत्ता में रहते हैं तो सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। मायावती का ये कहना है कि उनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस समय बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, एनडीए के नेतृत्व में, और अब मुकदमे की पैरवी जो हो रही है वो कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर रही है। लेकिन ये तो कहने की बात, आज तो सपा और बसपा दोनों कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को 7.5 वर्षों से ये संसद में समर्थन दे रहे हैं और इस सरकार को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और जिस समय कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था इन्होंने, हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने, तो उस समय भी इन सब सारी राजनीतिक पार्टियों ने किस तरीके से यूपीए का समर्थन किया था उसको भी आप जानते हैं। तो यह सारी राजनीतिक पार्टियां सपा और बसपा दोनों यदि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को अपना समर्थन दे रही हैं तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आय से अधिक संपत्ति होने के मामले को लेकर जो इन लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है वो सीबीआई जांच क्यों नहीं समाप्त हो गई, अथवा उस सीबीआई जांच की अंतिम रिपोर्ट क्यों नहीं आ गई, क्यों नहीं ये लोग पूरी तरह से दोष मुक्त हो गए। हाँ, ये बात सही है कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक ऐसे ही मामले जो है खींचते रहेंगे ताकि सपा और बसपा बराबर दबाव में रहे और कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को उनका समर्थन मिलता रहे। ये न्यूक्लियर डील के समय जो वोट फॉर कैश का कांड पूरी दुनिया ने देखा, टेलीविजन्स के जरिए, मीडिया के जरिए, उसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है, एक एक करके कुछ नेता जेल के अंदर हैं, उसमें आपके पार्टी के भी कुछ लोग हैं। अब अमर सिंह भी कहते हैं, हमारे पार्टी के लोगों का तो बस केवल इतनी भूमिका थी, उन्होंने व्हिसल ब्लोअर की भूमिका निभाई थी। यानी सांसदों की जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा उसमें खरीद फरोख्त की जा रही थी, केवल उसको उजागर करने का काम किया है, इसके अतिरिक्त उनका कोई रोल नहीं रहा है उसमें। तो जो दिल्ली पुलिस की जांच हुई जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की, उसको आप कितना उचित मानते हैं, कितना? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच प्रस्तुत की है अदालत में, अदालत ने तो दिल्ली पुलिस को इस आधी अधूरी जांच पर फटकार भी तो लगाई है। ये धन आया कहाँ से और सचमुच इसका लाभ किसको मिला है, बेनिफिशियरी कौन है, इसे भी तो उजागर करना चाहिए था पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको नहीं किया। मैंने कांग्रेस के लोगों को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी, क्योंकि लाभ यदि इसका मिला है तो वो तो कांग्रेस को लाभ मिला है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे सीएजी की रिपोर्ट पर। सीएजी ने अलग अलग राज्य सरकारों को भी समय समय इंडिक्ट किया है, उनकी कार्यशैली, उनके फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन के बारे में उनकी आलोचना की है। और सीएजी का जो आकलन रहा है, अगर क्या आपको लगता है कि सीएजी के आकलन के आधार पर सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? देखिए, छोटी मोटी यदि चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, राज्य सरकार से भी हो सकती है और किसी से हो सकती है, लेकिन सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जो कुछ भी कहा है, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जो कुछ भी कहा है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो कहा है, आज आप देख रहे हैं उसके सारे तथ्य, उसके प्रमाण बिल्कुल लोगों की आंखों के सामने हैं कि नहीं सचमुच ऐसा हुआ है। और अब तो 2G स्पेक्ट्रम के मामले में चार्जेस ही फ्रेम हो गए। देश के बाकी और ज्वलंत मुद्दों पर, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक गुटबाजी की बातें बार बार उठकर सामने आती हैं, इसके बारे में और इसके सहित और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी को हैसियत दिलाने में दो दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो हम लोगों की बहुत बड़ी चूक थी। राजना जी, एक बार फिर आपका स्वागत है और इस सेगमेंट में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगातार असुरक्षित होती जा रही है, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे देश के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान दोनों लगातार दबाव बनाए हुए हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसकी विदेश नीति कामयाब रही है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जहां हर मोर्चों पर विफल रही है, वहीं पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से यह विफल रही है। और चीन जिस तरीके से भारत को चारों तरफ से इनसर्किल कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से घेर क्या रहा है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारत को चारों तरफ से इनसर्किल कर चुका है। पाकिस्तान का जहाँ तक प्रश्न है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर होने चाहिए और मैं यह मानता हूँ कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त यह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को एक ही प्रयत्न अपनी तरफ से करना होगा कि जो भी वहाँ पर टेररिस्ट सेंटर चल रहे हैं अथवा आईएसआई का जो रोल है टेररिस्ट सेंटर को वहाँ से समाप्त करें। मैं तो समय समय पर मैंने यह भी स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान यदि अपनी आंतरिक कारणों से पाकिस्तान में चलने वाले टेररिस्ट सेंटर को ध्वस्त नहीं कर सकता है उसको डिसमेंटल, तो भारत उसका पड़ोसी देश है, भारत से उसको अपील करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में, उस लड़ाई में अमेरिका की जो भूमिका है, ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान के मामलों में जो अमेरिका की जो बैलेंसिंग पॉलिसी रही है, उसको देखते हुए आप अमेरिका को कितना भरोसेमंद दोस्त मानते हैं भारत का? मैं समझता हूं कि अमेरिका इस समय विश्व का एक सबसे ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन इस आतंकवाद के मुद्दे पर एक ईमानदारी के साथ जो अमेरिका की जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं। 7-8 वर्षों में जिस तरह से नक्सलवाद और आतंकवाद एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि मौजूदा सरकार की नीतियां इन नक्सलवादी और आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगी? न तो इस सरकार के पास इस आंतरिक सुरक्षा के संकट से निपटने के लिए कोई कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है और न सरकार के पास कोई विल पावर है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा नक्सलवाद के विषय पर। जब मिस्टर चिदम्बरम जब भारत सरकार के होम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बहुत एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था। अब जैसे लगा था कि नक्सलवाद को यह गवर्नमेंट समाप्त करने में सफल हो जाएगी, लेकिन वहीं पर कांग्रेस में इसी को लेकर जो है अंतर्विरोध पैदा हो गया। बाद में आपने देखा कि नक्सलवाद के संकट से भी निपटने के लिए चिदम्बरम ने जो कुछ भी कहा था ठीक उसका उल्टा इस समय हो रहा है। इनके पास कोई एक्शन प्लान है ही नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद की समस्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या आतंकवाद की समस्या हो, इसको मजबूती से निपटने के बजाय उसमें भी वोट की राजनीति करने की कोशिश करती है। जब देश में आतंकवाद की कहीं कोई वारदातें होती हैं तो बजाय कि उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री या कांग्रेस के बड़े नेता ये बयान देने लगते हैं कि इसमें फंडामेंटलिस्ट या जो राइटिस्ट या संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों का हाथ है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति से तो सचमुच यदि हेल्दी डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स करनी है तो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, केवल सरकार बनाने की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस हो अथवा मैं देखता हूँ बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए करती है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर से वापस आने के बाद बात करेंगे अयोध्या जैसे संवेदनशील मसले पर और उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अयोध्या और बाकी मसलों को देखती है और चुनाव में किस तरह से जनता के बीच में जाएगी।
इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी को हैसियत दिलाने में दो दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो हम लोगों की बहुत बड़ी चूक थी। राजनाथ जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आपसे बात करेंगे कि अयोध्या जैसे संवेदनशील मसले पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको चुनाव के समय ही राम क्यों याद आते हैं। शुरू में घोषणा की गई थी कि आप लोगों की यात्राओं का समापन लखनऊ में होगा, और बाद में फिर एक बयान आया कि नहीं, आपकी और कलराज जी की यात्राओं का समापन अयोध्या में होगा। इसके पीछे क्या मंशा है? अयोध्या भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। और जहाँ तक राम का प्रश्न है, राम ऐसा नहीं है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तभी याद आते हैं। हम लोग तो प्रतिदिन राम का नाम याद करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि हर भारतवासी राम के प्रति पूरी तरह से आस्थावान है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो सरकार मुख्यमंत्री और कैबिनेट की शपथ होने के तुरंत बाद कल्याण सिंह अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या गए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। उसके बाद देश में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा पीछे छोड़ दिया गया जब तक सत्ता रही राज्य में और केंद्र में। पीछे नहीं छोड़ा गया। हमारा ये कहना है कि अब तो जजमेंट आ चुका है हाई कोर्ट का, पीछे हमने कहाँ छोड़ा है। अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो पहले हम कहते थे वही बात है। अभी तक को जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें यही है ना कि नहीं, रामलला कहीं पर हैं तो जहाँ इस समय विराजित हैं वहीं पर हैं। यह जो है हाई कोर्ट की जिस बेंच ने जजमेंट दिया है वो यूनानिमस जजमेंट है, 3 जजेस की बेंच थी, उनका जजमेंट है। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग कहते रहे वही सच था। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की तरफ से किन मुद्दों को लेकर जनता में जाने की तैयारी चल? क्या आप लोगों ने सपा, बसपा और भाजपा तीनों सरकारों के कामकाज को देखा है, इन तीनों सरकारों के परफॉर्मेंस को देखा है। यदि जनता सचमुच इन तीनों सरकारों के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेगी तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगी। कंपैरेटिवली बेटर गवर्नेंस यदि कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है तो वह केवल बीजेपी दे सकती है। राजनाथ जी, एक जो सबसे मज़ेदार उत्तर प्रदेश में चर्चा है आजकल, पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, आजकल फिर तेज हो गई है, कि अगर माना जाए, जो कि आप लोगों का कहना है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, कि भारतीय राजनीति को अगर किसी ने पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और यह भी इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी को पॉलिटिकल हैसियत दिलाने में उत्तर प्रदेश में दो दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली भूमिका समाजवादी पार्टी की, जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने काशीराम को इटावा से चुनाव लड़ाया समझौता करके और उनको लोकसभा के दहलीज तक पहुंचाया। और दूसरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार बीएसपी की सरकार बनवाई, बाहर से समर्थन देके, और खुद सत्ता में शामिल हो गए। देखिए वासिन जी, आप जानते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं होना चाहिए। इस मत का व्यक्तिगत रूप से मैं तो प्रारंभ से ही रहा हूँ, ये तो आपको भी जानकारी है। हाँ, लेकिन उस समय सारे नेतृत्व ने बैठकर यह विचार किया कि भाई यदि हम किसी भी स्टेट का अथवा इस कंट्री का यदि डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो समाज में सामाजिक समरसता होनी चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी ये दलित समाज का नेतृत्व करने वाली एक ये पार्टी है, यदि इसके साथ गठबंधन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भाईचारे का एक रिश्ता स्थापित हो जाएगा, एक सामाजिक समरसता आएगी, तो अपने आप उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक बड़ी बात सोचकर, एक बड़ा लक्ष्य सामने रखकर उस समय के नेतृत्व ने यह फैसला कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होगा, सरकार बनेगी। मैं समझता हूं कि अब हमारा वह नेतृत्व भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वह हम लोगों की बहुत बड़ी चूक थी, और मैं भी यह मानता हूं कि वह हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वह ब्लंडर था। तो माने इस बात को आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आज की तारीख में दुर्दशा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं बराबर की जिम्मेदार रही है? ऐसी ताकतों को बढ़ावा ऐसा नहीं, वैसे समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन तो बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी ने दिया था, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
आपने देखा कि आज यह कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियों का केंद्र में भी यह समर्थन ले रहे हैं। और इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि आगे कांग्रेस जैसी हवा चल रही है इसमें, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि यदि किसी दल को थोड़ा सा बहुमत में कमी रह गई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार अथवा समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम यदि कोई करेगा तो ये कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में संगठन की क्या स्थिति है? सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश से हैं जो आज की तारीख में देश की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में लगातार पार्टी की स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर हुई है उसमें सबसे बड़ा कारण तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो गठबंधन हुआ था, सबसे बड़ा कारण तो मैं उसे ही मानता हूँ। संगठनात्मक स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं हुई थी और आज भी हमारी संगठनात्मक स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी है, मजबूत है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय जो क्राइटेरिया है वो मुख्य रूप से किन बिंदुओं को आधार बना के इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक तो प्रत्याशी की छवि अच्छी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए, और साथ ही तीसरा फैक्टर ये भी होता है कि इन सब सारी चीज़ों के रहते हुए भी वह विधानसभा क्षेत्र में विजय हासिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यानी जन सामान्य में उसकी स्वीकार्यता किस हद तक है, इसका भी असेसमेंट करने के बाद ही पार्टी उसको टिकट देगी। मुलायम सिंह और मायावती दोनों अपने पार्टी के लगभग 50 से 100 नेताओं के टिकट काट चुके हैं जो उनके सिटिंग एमएलए हैं और इम्पॉर्टेंट नेता रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। क्या वे नेता आपके पार्टी में आकर टिकट मांगना चाहेंगे तो आप लोग देना पसंद करेंगे? ऐसा देखिए, अब आज सपा बसपा दोनों अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। 2-3 महीने पहले इन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हकीकत को समझती थी, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, अभी इतनी जल्दबाजी में प्रत्याशियों की घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं है। पहले यदि प्रत्याशियों की आप घोषणा कर देते हैं उससे एक क्षति और होती है। मेरा यह मानना है कि प्रत्याशी अंधाधुंध उसी समय से पैसा खर्च करना शुरू कर देता है, इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, उचित समय जब आएगा उसी समय हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। ये जो आने वाला चुनाव है उसमें अन्ना फैक्टर कितना काम करेगा उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से अन्ना की टीम के लोगों पर अब आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, एक एक करके किरण बेदी से लेकर केजरीवाल तक, और आपके दल के नेता भी अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, हमारा यह मानना है कि अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर जो प्रारंभ हुआ था, एक बड़े उद्देश्य को लेकर वो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किसी के द्वारा ये साजिश नहीं की जानी चाहिए ताकि उस आंदोलन की धार को कुंद कर दिया जाए अथवा उस आंदोलन को डिफ्यूज़ किया जाए, या किसी के द्वारा प्रयत्न नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, उसकी धार को कुंद करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ साजिश तो जरूर हो रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देश के हित में यह है कि यह भी सबके द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण भी न होने पाए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी, जो हम लोगों से बात कर रहे थे देश के सामने मौजूद तमाम ज्वलंत समस्याओं पर, और अन्ना टीम और उनके बारे में जो इस समय मुहिम चल रही है उसके बारे में भी अपनी बेबाक राय जाहिर कर रहे थे। राजनाथ जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाशिन जी।